दोस्तों, इस वीडियो में कोरोना के सस्पेक्ट को पहचानते कैसे हैं, पहचानने के बाद हम क्या करते हैं, अगर कोरोना पेशेंट जो है पॉजिटिव होता है तो क्या करते हैं, अगर वो कोरोना से नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं। फिर हम वीडियो के अगले हिस्से में कोरोना वायरस का क्या लक्षण है, ये किस तरह का वायरस है, इसकी मारकता कैसी है। उसके पश्चात आयुर्वेद में वायरस की किस तरह की चिकित्सा की गई है या बताई गई है और कोरोना का चिकित्सा सिद्धांत क्या है, इन सभी बिंदुओं के बारे में क्रमबद्धता के साथ पूरी जानकारी दी गई है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें अगर पसंद हो तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम किसी कोरोना सस्पेक्ट के तलाश में किसी गांव में या ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जिसके बारे में ये अफवाह होती है या ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वो कोरोना का सस्पेक्ट है, तो सबसे पहले हम थर्मो स्कैनर से उसके शरीर का टेम्परेचर नापते हैं। थर्मो स्कैनर से ही टेम्परेचर क्यों नापते हैं, थर्मामीटर से क्यों नहीं? तो थर्मो स्कैनर को हम एक खास शरीर के खास डिस्टेंस पे रख के उसके टेम्परेचर को माप सकते हैं। टेम्परेचर अगर 38 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 100 सेल्सियस से ऊपर रहता है और उसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ड्राई कफ, गले में खराश, बॉडी में पेन, गांठ में पेन अगर रहता है तो वो कोरोना का सस्पेक्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है हमारा कि हम टेम्परेचर जो है थर्मामीटर से क्यों नहीं लेते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि थर्मामीटर से अगर हम लेंगे तो कोरोना का वायरस जो है थर्मामीटर पे अगर लग जाएगा तो दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब हमको जब कोरोना का सस्पेक्ट मिल जाता है तो उसको हमको हायर सेंटर में भेजना पड़ता है। हायर सेंटर का मतलब वह जगह है जहाँ पे कोरोना के मतलब सस्पेक्ट की टेस्टिंग होनी है। टेस्टिंग के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो RT-PCR है। RT-PCR का मतलब हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये लगभग 70% एक्यूरेट है। अब जब हमको सस्पेक्ट मिल गया और टेस्टिंग हो गई, टेस्टिंग होने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तब तो उसको क्वारंटाइन या आइसोलेशन सेंटर में ही रखा जाता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि पेशेंट को क्वारंटाइन सेंटर में रखना है या आइसोलेशन वार्ड में रखना है। इस बात पर निर्भर करता है कि उसको सीवियरिटी कितनी है, मतलब उसको जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है कि नहीं है, ड्राई कफ है कि नहीं है, जॉइंट पेन है कि नहीं है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर वो पॉजिटिव आ गया तब तो हमको क्वारंटाइन या आइसोलेशन सेंटर में भेज दिए। अब उसको हम लोग क्या करते हैं कि मतलब हर 7 दिन पे उसका मतलब टेस्ट करते हैं। अगर वो निगेटिव आता है जब, तभी वो वहाँ से छोड़ा जाता है। और किसी का अगर कोरोना टेस्ट जो है वो निगेटिव आया तो फिर हम क्या करते हैं, उसको 7 दिन रखते हैं। 7 दिन रखने के बाद फिर से उसका टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आया तो फिर रहेगा और नहीं आया तो फिर 7 दिन में हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। कोरोना वायरस एक प्रकार का RNA म्यूटेबल वायरस है। RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है और उस पर एक लिपोप्रोटीन का कोट होता है। म्यूटेबल वायरस का मतलब ये हो गया कि वैसा वायरस जो अपने जेनेटिक कोड को या सरफेस कोड को बदलता रहे। अगर ये बदलता रहेगा तो इसको रिकॉग्नाइज कर पाना, पहचान पाना मुश्किल है। और जब पहचान पाना मुश्किल ही होगा तो इसका एंटीडॉट भी बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। चूँकि ये म्यूटेबल वायरस है इसीलिए इसका टेस्ट भी कंफर्म टेस्ट नहीं आता है। इस म्यूटेबल वायरस को एक साधारण एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी जो है वो हर पल अपने रूप को परिवर्तित करता है, नए नए वेशभूषा को धारण करता है, तो उसको कैसे कोई पहचान सकता है। ठीक इसी तरह से यह वायरस जो है म्यूटेबल वायरस है। इसके बहुत सारे मतलब ये भारत में जब आया है ये तो बहुत सारे रूपांतरण के बाद भी आया है। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसकी सीवियरिटी कम है और बहुत सारे ये लोग बोल रहे हैं कि इस इंडियंस में रेसिस्टिविटी ज़्यादा है इसलिए इनका सीवियरिटी कम है। ये साइंस पे बात करेंगे तो सबसे पहले जो है इसका साइंस जो होता है 100 डिग्री से ऊपर हाई ग्रेड फीवर रहेगा ही रहेगा। हाई ग्रेड फीवर क्यों रहेगा? क्योंकि वायरस का शरीर पे जब अटैक होता है तो हाई ग्रेड फीवर रहता ही रहता है। जब फीवर होता है तो बॉडी एक होता ही होता है, शरीर में दर्द होता ही होता है, जॉइंट्स पेन होता ही होता है।
चूँकि ये वायरस गला में ग्रो करता है, गले में, थ्रोट में ज़्यादा, तो गले में ड्राई कफ मतलब खसखसाहट होगा पहले और उसके बाद ड्राई कफ होगा। और यही जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में चल जाता है और बलगम बहुत ज़्यादा होगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। यानी कि इसके लक्षण को हम 5 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो होता है हाई ग्रेड फीवर, दूसरा जो होगा गला में खसखसाहट होना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, जॉइंट पेन होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। अब हम लोग इसकी मारकता पे बात करेंगे। मारकता जो है इसके मुख्य तीन चीज़ों पे निर्भर करती है। सबसे पहला एज, ये देखा जा रहा है क्या कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों में इसकी मारकता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 60 वर्ष के लोग को अगर हम जनरली देखते हैं तो उनकी बॉडी एक्टिविटी ज़ीरो होती है, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें तरह तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि बीपी होगा, शुगर होगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, किडनी फेलियर होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उस कंडीशन में इसका मारकता बढ़ जाता है। दूसरा जो चीज़ है इम्यूनिटी, हम लोग देखते हैं क्या कि रेसेस वाइज मतलब एक खास जाति व्यवस्था में खास तरह की इम्यूनिटी होती है। अगर इम्यूनिटी हाई रहेगा तो वहाँ पे मारकता कम होगी। या कोरोना वायरस का जो लक्षण है ये इन्फ्लुएंजा वायरस या कॉमन फ्लू से मिलता जुलता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और एज अच्छा है, मतलब यंग एज में है, तो ये फ्लू से ज़्यादा आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं क्रिएट करता है। इसका मतलब ये हो गया क्या कि फ्लू में क्या होगा, कफ होगा, कोल्ड होगा, रनिंग नोज होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, बॉडी एक होगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। जनरली आयुर्वेद में वायरसेस का अगर हम चिकित्सा दिया जाए मतलब बात करें तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, लाक्षणिक व्यवस्था करते हैं। लाक्षणिक व्यवस्था मतलब अगर सर दर्द में दर्द है तो दर्द की दवा दे दिए, बुखार है तो बुखार की दवा दे दिए, कफ कोल्ड है तो कफ कोल्ड की दवा दे दिए। और इस दवा को देने से जो वायरस का जब अटैक जब होता है शरीर पे तो जितनी दिक्कत होती है इस दवा चलाने से वो दिक्कत कम होगी। ये नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 6 से 7 दिन जैसे ही गुजरेगा ये अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग कोरोना वायरस में भी यही चिकित्सा अप्लाई करते हैं। अब हम चिकित्सा को अगर हम बात करें चिकित्सा के बारे में तो इसको हम 2 वर्ग में बांटते हैं। एक पहला वर्ग वो है जिनको कोरोना तो हुआ नहीं है लेकिन वो स्वस्थ रहें इसके लिए व्यवस्था करना, और दूसरा ये है कि वो सस्पेक्टेड है, वो क्वारंटाइन सेंटर में है, ठीक है ना, और उनके लिए दवाओं का प्रयोग करना। अब हम पहला अगर बात करें कि जिनको हुआ नहीं है, आप घर में हैं सामान्य रूप से, तो हम ऐसा क्या खाएं जिससे हम फिट रहें। तो 100 ग्राम 10 मूलक्वाथ, 200 ग्राम गिलोय, इन दोनों को मिलाकर एक डब्बा में आप रख दीजिए, लगभग इतना यानी कि 5 ग्राम के बराबर। 2 गिलास पानी में डालिए, उसको उबालिए, और जब 1/4 यानी कि आधा गिलास हो जाए तो आधा गिलास सुबह और आधा गिलास शाम पीजिए। पहला चीज़, च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन कीजिए। च्यवनप्राश रसायन है, उसको कुछ लोग कहते हैं कि उसको ठंडा में ही खाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारे मतलब रेफरेंस के आधार पर कह रहा हूँ कि इसको सालों भर खाने की चीज़ है। रसायन का मतलब ही होता है कि सालों भर खाया जाए। और रात में सोते वक्त 200 ग्राम दूध में लगभग 1 ग्राम हल्दी मिलाकर रात को सोते वक्त लें। यह व्यवस्था हुई किसके लिए, जो स्वस्थ हैं लेकिन इस वक्त अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं। अगर इन्फेक्शन हो तो कोई सीवियरिटी नहीं हो उसके लिए। अब सपोज कीजिए कि हमको मतलब पेशेंट पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे लेकिन हमको क्वारंटाइन सेंटर में सस्पेक्टेड के रूप में रख दिया गया है 14 दिनों के लिए। तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो अभी हम बताए कि 100 ग्राम गिलोय 200 ग्राम दोनों को मिलाइए और 2 चम्मच यानी कि 5 ग्राम के बराबर उसको उबालकर 2 गिलास पानी में उबालिए। जब 1/4 हो जाए तो उसको छान कर सुबह शाम पीजिए। एक दूसरा मेडिसिन जो हुआ, सीतोप्लादी 25 ग्राम, त्रिकटु 25 ग्राम, अबरक भस्म 5 ग्राम, टंकन भस्म 5 ग्राम, लक्ष्मी विलास रस 20 ग्राम, इन सभी को मिक्सी में पीस दीजिए। मिक्सी में पीसने से फायदा क्या होगा कि फाइन कटिंग हो जाएगा, सब आपस में बराबर मिक्स हो जाएगा। इसका आप क्या कीजिए, 30 पुड़िया बना लीजिए। एक एक पुड़िया सुबह शाम शहद से चाट के खाइए। अगर आप डायबिटिक हैं तो मक्खन से खाइए, मक्खन मिलाकर खाइए सुबह शाम। तीसरी जो दवा है वो महासुदर्शन और ज्वर नाशक बटी 2-2 टैबलेट 3 बार लीजिए, और रात में सोते वक्त ये आधा गिलास दूध में मतलब 1 चम्मच हल्दी मिलाकर बेड टाइम पे लीजिए।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह के जो मेडिसिन है जो हमने अभी बताया है, ये मिलेगा कहाँ? तो ये मिलेगा आराम से आपको पतंजलि की दुकान में। अब पतंजलि की दुकान में क्यों? क्योंकि पतंजलि का आउटलेट भारत में तो हर जगह है, आसानी से मिल जाएगा। उनके पास दवाओं का अच्छा रेंज भी है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो इतनी सारी जानकारी दी, इसको बनाने में हो सकता कुछ त्रुटि हो, लेकिन ये वीडियो जो है 1-2 बार देखिएगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैसेजेस कीजिए। इस पे जो फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हौसला को बढ़ाइए, ठीक है। और विशेष रूप से आप जो मुझे इतने देर सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।